my name is Ritu Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well and consistently you all are preparing for your examinations. In this video, we all are going to learn about some more insurance terminologies. So let's get started the video. Persistency ratio. परसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है कि जो लगा रहे, जो कंटिन्यू रहे, ठीक है। तो किसी भी कंपनी का जब हम परसिस्टेंसी रेशियो देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि कोई भी कस्टमर जो है वो अपनी पॉलिसी को रिन्यू करवाने के लिए कितना कमिटेड है ना। तो ये चीज़ हम देखते हैं परसिस्टेंसी रेशियो में। तो वो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं किसी भी कंपनी का, तो वो अलग अलग इंटरवल पे हम लोग अलग अलग मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। यानी 1 साल बाद कंपनी का ये रेशियो कितना है, 2 साल बाद कितना है, 3 साल बाद कितना है। 1 साल मतलब 12 महीने, ठीक है, तो 13वें में देख लिया। 24 महीने 2 साल में तो 25वें में देख लिया। ऐसे करके हम ना एक अलग अलग इंटरवल्स पे कंपनी का जो ये परसिस्टेंसी रेशियो होता है वो देख सकते हैं। अब ये रेशियो जो होता है वो एक्चुअली में ये बताता है कि जो कस्टमर है वो अपनी कंपनी को कितना ट्रस्ट करता है ना। अगर वो ट्रस्ट करेगा तभी वो अपनी पॉलिसी को रिन्यू करवाएगा, राइट। तो अब ये जो रेशियो होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। एक्चुअली में ये रेशियो क्या होता है, तो किसी भी कंपनी में जो एक्टिव पॉलिसी होल्डर होते हैं, है ना, जो टाइम टू टाइम प्रीमियम भर रहे होते हैं, वो एक्टिव पॉलिसी होल्डर हो गए। तो वो आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, तो जितने भी पॉलिसी खरीदी हुई, अब देखो जरूरी नहीं है ना कि हर पर्सन ने पॉलिसी ली है तो वो टाइम पे पूरा अपना टाइम पीरियड तक प्रीमियम भरेगा। कोई लोग फिर वो भरना भी छोड़ देते हैं। तो वही है कि टोटल जितने पॉलिसी होल्डर्स है उसमें से एक्टिव पॉलिसी होल्डर कितने हैं, है ना, उसका मल्टीप्लाई बाय 100। तो दिस इज परसिस्टेंसी रेशियो। अब एक हाई परसिस्टेंसी रेशियो क्या दिखाता है, क्या इंडिकेट करता है, एक कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को इंडिकेट करता है डेफिनेटली है ना, कि ज़्यादा पॉलिसी होल्डर होंगे अगर एक्टिव, इसका मतलब यही हुआ कि इसका रेशियो अच्छा है। और अगर लो परसिस्टेंसी रेशियो है, इसका मतलब है कि जो कंपनी है वो अपने कस्टमर को रिटेन करने में असमर्थ है, राइट। इसीलिए ना जब भी पॉलिसी खरीदी जाती है, जब भी आप लोग भी कभी पॉलिसी लो तो ये चीज़ें देखनी चाहिए कि जो परसिस्टेंसी रेशियो है वो कितना है उस कंपनी का। कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने वेबसाइट पे जो है लिख देती हैं कि भाई 1 साल के बाद उनका कितना रेशियो है परसिस्टेंसी, 2 साल के, 3 साल के, अलग अलग ईयर्स के बेस पे जो है टर्म्स पे लिख देती हैं कि हाँ हमारी कंपनी का परसिस्टेंसी रेशियो इतना है। इससे पता चलता है ना कि कंपनी पर ट्रस्ट किया जाए कि नहीं, यानी कि उस कंपनी में एक्टिव होल्डर कितने हैं। अगर लोग उसमें एक्टिव है इसका मतलब है कि वो कंपनी ट्रस्टेबल है ना, एज सिंपल एज दैट। अब फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी इंश्योरेंस कोई कंपनी है, उसमें जैसे 100 पॉलिसी उसने सेल करी है, ठीक है, उसमें से 80 जो पॉलिसीज हैं वो एक्टिव हैं, ठीक है, या रिन्यूड है। तो 80 आउट ऑफ 100 ये जो रेशियो हुआ, यानी कि 80% इसका क्या है, ये परसिस्टेंसी रेशियो है, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल से समझा दिया मैंने। अभी हम ये देखेंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जो परसिस्टेंसी रेशियो होता है वो लो हो जाता है, कम क्यों होता है किसी भी कंपनी का परसिस्टेंसी रेशियो। तो उसका कारण क्या क्या हो सकता है कि देखो, मान लो उस कंपनी का जो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है वो कम है। अब मान लो मैं कोई पॉलिसी खरीदने जाती हूँ, मैं उसके ना टर्म्स एंड कंडीशन देखती हूँ, उसके बाद मैं ये रेशियो देखती हूँ, क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो देखती हूँ, मान लो ये कम दिख गया मुझे। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी जो है इसके पास इतने पैसे हैं, होते नहीं है हर वक्त कि भाई वो अपने कस्टमर्स को पे कर पाए। यही होता है ना, क्लेम सेटलमेंट रेशियो पढ़ाया हुआ है मैंने। तो अब जब क्लेम सेटलमेंट रेशियो अगर लो दिखेगा तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव फीडबैक आएंगे। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फिर लोग पॉलिसी में एक्टिव, मतलब जो पॉलिसी होल्डर है वो एक्टिव नहीं रहेंगे, है ना। तो जब वो एक्टिव नहीं रहेंगे तो सीधी सी बात है कि एक्टिव जो पॉलिसी होल्डर होंगे वो कम हो जाएंगे, तो यानी कि ये परसिस्टेंसी रेशियो कम हो जाएगा, ठीक है। ये रीज़न होते हैं। दूसरा हो सकता है पोस्ट परचेज सपोर्ट जो होता है वो कंपनी नहीं दे पाती है, यानी कि कस्टमर एक बार पॉलिसी तो खरीद लिया, उसके बाद में अगर उसको कुछ डाउट आते हैं तो वो कंपनी सॉल्व नहीं कर पाती है, तो उसमें भी उसका नेगेटिव फीडबैक है। इस वजह से लोग उसमें एक्टिव नहीं रहते हैं, फिर अपनी पॉलिसी हटा लेते हैं। या फिर क्या हो सकता है कि मान लो किसी को अदर कंपनी, है ना, अच्छे बेटर प्लान दे रही है, तो वो क्या करेंगे, स्विच कर लेंगे।
है ना, दूसरी कंपनी में स्विच कर जाएंगे, उसमें तो किसी ने रोका नहीं है, तो वो स्विच कर सकते हैं, इस वजह से भी ये रेशियो कम हो जाता है। फिर मान लो जेन्युइन प्रॉब्लम है किसी की कि भाई जॉब चली गई है, अभी उसके पास पैसे है ही नहीं, प्रीमियम भर ही नहीं सकता कोई इंसान, तो फिर वो क्या करेगा, उस पॉलिसी को रोक देगा, यानी कि उसमें है ना इनएक्टिव हो जाएगा। तो इस वजह से भी इसका जो ये रेशियो होता है वो कम हो जाता है। तो ये सारे रीजंस होते हैं कि लो परसिस्टेंसी रेशियो के। अब नेक्स्ट है इनकर्ड क्लेम रेशियो। अब इस रेशियो को समझने के लिए एक दो बात समझिए कि देखो, इंश्योरेंस कंपनी जो होती है उसका मेन खर्चा क्या होता है और उसकी मेन कमाई क्या होती है। तो कंपनी का खर्चा कब होता है, जब उसको क्लेम को सेटल करना पड़ता है, राइट। तो यानी कि जो क्लेम सेटल करती है कंपनी, उस वक्त उसको पैसे देने पड़ते हैं, यानी कि ये कंपनी का खर्चा है। और दूसरा, उसकी इनकम क्या होती है, जब हम पॉलिसी लेके जो हम प्रीमियम भरते हैं कंपनी को, वो प्रीमियम जो होता है वो कंपनी की इनकम होती है, राइट। तो जितने क्लेम कंपनी सेटल करती है आउट ऑफ जितने प्रीमियम भरे हैं, है ना, तो ये जो रेशियो होता है मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये रेशियो जो बनता है इसको हम इनकर्ड क्लेम रेशियो बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी को 6,000 करोड़ का क्लेम सेटल करना पड़ रहा है और प्रीमियम उसके पास 5,000 करोड़ ही आ रहे हैं, तो इसका जो रेशियो बन रहा है, तो 6/5 का रेशियो का मतलब हुआ 1.2, है ना। तो ये हो गया इनकर्ड क्लेम रेशियो 1.2। अब ये क्योंकि एक से ज्यादा है ना, यानी कि ये 100% से ज्यादा है, तो जब इनकर्ड क्लेम रेशियो एक से ज्यादा होता है या 100% से ज्यादा होता है, यानी कि उस कंपनी को क्लेम सेटलमेंट ज्यादा करने पड़ रहे हैं। और अगर कोई कंपनी प्रीमियम लेने की मतलब प्रीमियम की बजाय, प्रीमियम ज्यादा होने की बजाय उसका क्लेम सेटल ज्यादा कर रही है अगर वो लोगों का, तो फिर वो कंपनी घाटे में है ना, तो वो उसको लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा। तो अब कंपनी अपने लॉस को कवर करने के लिए क्या करेगी, दो तरीके हैं, या तो वो अपने क्लेम को कम कर देगी और या फिर जो प्रीमियम होते हैं उनको बढ़ा देगी। ठीक है, यही दो तरीके हैं कि वो अपन इनकर्ड क्लेम रेशियो को ठीक कर सकते हैं, या तो क्लेम को कम कर देंगे, ठीक है, क्लेम सेटलमेंट कम कर देंगी कंपनी, या फिर जो प्रीमियम है लोगों से जो लिया जाता है उसको बढ़ा देगी कंपनी। यानी कि अगर इनकर्ड क्लेम रेशियो 1 से कम है तो ही कंपनी को प्रॉफिट होगा, वरना उसको लॉस होगा। अब जैसे मैंने बताया कि कंपनी दो तरीके से अपने इनकर्ड क्लेम रेशियो को ठीक कर सकती है, यानी कि क्लेम को या तो कम कर देगी या प्रीमियम को बढ़ा देगी। तो क्लेम को कम करेगी कैसे, क्लेम सेटलमेंट रेशियो कंपनी गिराएगी। और वो कैसे गिराएगी कि जैसे कुछ एक्चुअली ऐसे क्लेम होते हैं जैसे बॉर्डर लाइन क्लेम्स होते हैं, तो इनको कंपनी रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। इनके ये जो बॉर्डर लाइन क्लेम्स होते हैं ना, इनमें कुछ मतलब कंडीशंस पहले ही होती हैं कि कंपनी इनको एक्सेप्ट भी कर सकती है, इनको रिजेक्ट भी कर सकती है, तो कंपनी फिर इनको रिजेक्ट करना स्टार्ट करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी का इनकर्ड रेशियो मान लो 50% है, ठीक है, कंपनी का जो इनकर्ड रेशियो है ना, क्लेम रेशियो, ये 50% है, यानी कि क्लेम अपॉन प्रीमियम इक्वल्स टू कितना हो गया, 0.5 हो गया। अब 50% मतलब 100% के अंदर है ना, 1 से कम है यानी 100% से कम है। तो मान लो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि भाई 2500 नंबर्स वाइज 2500 करोड़ का कंपनी जो है क्लेम सेटल कर रही है और 5,000 करोड़ का उसका प्रीमियम आ रहा था। ठीक है, तो क्लेम अपॉन प्रीमियम, तो कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है यहाँ पे, समझ रहे हैं आप। देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 50% ही हुआ ना, 2500 करोड़ कंपनी क्लेम सेटल कर रही है और 5,000 करोड़ उसका प्रीमियम आ रहा था, यानी कि इसका 50% ही हुआ। इसको मैंने नंबर्स में सेट किया यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये रेशियो 1 से कम है या 100% से कम है तो कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट करेगी, अगर वो 1 से ज्यादा है तो कंपनी को लॉस होगा। जो आइडियल इनकर्ड क्लेम रेशियो होता है वो 75% से 90% के बीच में होना चाहिए, 100% से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ताकि कंपनी 10 से 25% का प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है द कंबाइंड रेशियो।
अब देखो कंपनी का खर्चा, अभी हमने जो पिछला पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा कि कंपनी का जो मेन खर्चा होता है वो क्या होता है कि भाई लोगों का क्लेम सेटल करना। बट ऐसा नहीं है ना, ओनली यही खर्चा तो नहीं होता है, और भी खर्चे होते हैं। जैसे और कैसे खर्चे हो सकते हैं कि जैसे कंपनी के बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़, उन्होंने हजारों लोगों को जॉब पे रखा हुआ है, उनकी सैलरी देनी है, उनके रीजनल ऑफिसेस है, उनके हेडक्वार्टर्स में जो भी रेंट वगैरह देना पड़ता है ना, उनके खर्चे होते हैं। तो ये इनको हम बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑपरेशनल खर्चे, है ना, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ये जो कंबाइंड रेशियो होता है ये क्या होता है कि जो अभी हमने पढ़ा इनकर्ड क्लेम रेशियो, जो कि क्या बताता है, क्लेम और प्रीमियम का रेशियो, राइट। तो क्लेम अपॉन प्रीमियम यानी कि आईसीआर, इनकर्ड क्लेम रेशियो, प्लस जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होते हैं, दोनों खर्चे, कंपनी के दो खर्चे, कौन से, एक मेन खर्चा कौन सा होता है कि भाई लोगों को, जो भी लोग क्लेम करेंगे उनको उनका क्लेम सेटल करना पड़ेगा उसके लिए, प्लस उसके अलावा जो कंपनी ने अपने ऑफिस वगैरह रख रखे हैं, जो एक्स्ट्रा उनके एम्प्लॉयज को देने वाले जो सैलरी वगैरह के खर्चे होते हैं वो हो गए। ये सारे मिला के जो होता है कंबाइंड वे में, ये बोलते हैं कंबाइंड रेशियो। अब जो इनकर्ड क्लेम रेशियो है वो क्या है, क्लेम अपॉन प्रीमियम, प्लस ऑपरेशनल खर्चे में क्या होता है कि उसको भी हम प्रीमियम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्लेम और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, इन दोनों को ही जब प्रीमियम से डिवाइड करके ऐड कर देते हैं तो हम इसको कंबाइंड रेशियो बोलते हैं। एंड अगेन ये जो कंबाइंड रेशियो होता है वो एक से ज्यादा हुआ तो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उसको लॉस ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कंपनी है जीजी प्राइवेट लिमिटेड, गौरव गर्ग प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी में मान लो 1 साल का उनका जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होता है, जो खर्चा होता है वो 50 लाख का है, जिसके अंदर रेंट आ गया, बिल भरना हो गया, एम्प्लॉयज के सैलरी देना हो गया। तो ये सारे मान लो 50 लाख, 50 लाख का मतलब क्या हुआ, हाफ करोड़, है ना, आधा करोड़ हो गया 50 लाख का मतलब। उसके बाद में जो उसका 1 साल का मान लो इस कंपनी ने जो क्लेम सेटल किए हैं वो मान लो 1 करोड़ का किया है, तो इसका कंबाइंड जो एक्सपेंस हुआ वो कितना हुआ, एक तो क्लेम सेटल किया तो वो किया 1 करोड़ का, प्लस एक्सपेंसेस जो एक्स्ट्रा हुए वो आधा करोड़ हो गया, यानी 1.5 करोड़ हो गए ये। उसको मैंने डिवाइड कर दिया प्रीमियम से। अब प्रीमियम मान लो 2 करोड़ का प्रीमियम कलेक्ट किया है, तो 1.5/2, ठीक है, 1.5/2, ये इसका क्या हो गया, कंबाइंड रेशियो हो गया, राइट। अब ये जो इसको सॉल्व किया जब हमने, तो 3/4 देन 0.75 का मतलब होता है 75%, यानी कि इस कंपनी का जो कंबाइंड रेशियो है वो 75% है। यानी कि किसी भी कंपनी का अगर सच में आपको देखना है कि वो कंपनी कितने प्रॉफिट में या लॉस में, तो आपको इनकर्ड क्लेम रेशियो की बजाय कंबाइंड रेशियो देखना चाहिए कि वो लोगों के क्लेम सेटल करने के साथ साथ खुद के भी कंपनी के जो खर्चे होते हैं वो सही से मतलब मैनेज कर पाती हैं कि नहीं। नेक्स्ट है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर किसी कंपनी के पास कोई एक ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए, एक्सट्रीम इवेंट हो जाए, उस समय पे क्या कंपनी सारे क्लेम टाइम पे सेटल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस चीज को सॉल्वेंसी रेशियो बताता है। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि टर्की में जैसे अभी भूकंप आया था, तो मान लो कि उसमें 20,000 लोगों की डेथ हो गई। अब उन सारे 20,000 लोगों ने मान लो अपने इंश्योरेंस करवा रखा था ना, लाइफ इंश्योरेंस। अब वहां पे टर्की में कोई ना कोई इंश्योरेंस कंपनी लीडर है, ठीक है, सडनली उस पर लोड आ गया, अब उसको सारे क्लेम देने। फॉर एग्जाम्पल मिनिमम भी अगर हम माने कि भाई एक पर्सन ने 1 करोड़ का जैसे इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो टोटल कितने हो गए, 20,000 करोड़ रुपए का क्लेम सेटलमेंट करना है कंपनी को, राइट। अब इतने मान लो एक साथ करना ही पड़ेगा, सबकी डेथ हो चुकी है, तो ये इस वक्त पे क्या होता है, कंपनी दिवालिया हो जाती है अगर उसके पास इनफ बफर नहीं है तो अभी हमने जो पढ़ा था कंबाइंड रेशियो, वो क्या था, क्लेम प्लस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। क्या ये दोनों जो ये टोटल हैं, यानी कि कंपनी क्लेम सेटल कर सके उतने पैसे प्लस उसके जो ऑपरेशनल खर्चे होते हैं उनको मिला के जो बन रहा है, क्या ये काफ़ी होता है? ये काफ़ी नहीं होता है, ये काफ़ी बिल्कुल भी नहीं होता है। ये काफ़ी तब तक ही होता है जब तक ये चीज़ें नॉर्मल लेवल पे चल रही होती हैं, यानी कि कोई जैसे 100 लोगों ने पॉलिसी ले रखी है, मान लो उसमें से 5 या 10 लोगों को एक वक्त पे देना पड़ गया, तब तक ये चीज़ें
इनफ होता है कि कंपनी उतने पैसे आराम से सेटल कर सकती है एक टाइम पे, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे एक्सट्रीम इवेंट जो ये आया है, 20,000 लोगों का क्लेम सेटल करना है, इस वक्त पे कंपनी के पास क्या इनफ बफर है कि नहीं है, ये सॉल्वेंसी रेशियो बताता है। अब देखो, ये जो क्लेम प्लस जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, क्लेम सेटलमेंट मतलब जो सेटलमेंट के लिए जो भी रिक्वायर्ड पैसे होते हैं वो, प्लस जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होते हैं वो रिक्वायर्ड कितने हैं वो, तो ये जो टोटल है ये रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन होता है। क्या होता है? रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन होता है। इतना तो आपके पास होना ही चाहिए, राइट, कि भाई इतना तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम होना ही चाहिए। बट जो अवेलेबल सॉल्वेंसी मार्जिन होता है वो कितना होना चाहिए कि जो आपका रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन है उसका 150% होना चाहिए। यानी कि जो सॉल्वेंसी रेशियो होता है वो एक्चुअली में हम उसको कैसे लिखते हैं कि जो आपके पास अवेलेबल सॉल्वेंसी मार्जिन होना चाहिए वो जो रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन है उसका 150% होना चाहिए। यानी कि अगर रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन 100 है तो 100 का 150% कितना हुआ? 150, यानी कि अवेलेबल सॉल्वेंसी मार्जिन आपका 150 होना चाहिए। तो सॉल्वेंसी रेशियो हेल्प्स आइडेंटिफाई वेदर द कंपनी हैज इनफ बफर टू सेटल ऑल क्लेम्स इन एक्सट्रीम सिचुएशंस। ठीक है, इससे कंपनी दिवालिया नहीं होगी और टाइम पे मतलब वो एक्सट्रीम इवेंट पे भी अपने कस्टमर्स को पे कर सकेगी। ओके, है कमीशन एक्सपेंस रेशियो। कमीशन क्या होता है कि जब कंपनी अपनी पॉलिसीज को बेचने के लिए कुछ एजेंट्स हायर करती हैं तो उनको कुछ कमीशन देती है ना। कमीशन से समझते हैं आप लोग। तो ये रेशियो ये बताता है कि जो कंपनी की इनकम होती है उसमें से कंपनी कमीशन पर कितना खर्चा करती है, ये रेशियो हमको ये बताता है। ठीक है, अब जो ये रेशियो होता है कमीशन पे जो खर्चा किया है आउट ऑफ जो इनकम आ रही है उसमें से, ये रेशियो जो होता है, अगर ये रेशियो ज़्यादा है इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो है कमीशन पे ज़्यादा खर्चा कर रही है। अगर कंपनी ज़्यादा खर्चा करेगी तो उसको वापस मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसके लिए कंपनी क्या करेगी, अपने जो कस्टमर्स हैं उनके प्रीमियम को बढ़ा देगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसे समझेंगे कि मान लो भाई 20,000 करोड़ कोई कंपनी जो है सालाना अपने एजेंट्स को देती है, लेकिन वो इनकम जो उसकी आ रही है, मान लो प्रीमियम जो है वो उसने 1,000 करोड़ रुपए कलेक्ट किया है, तो उसका रेशियो कितना हो जाएगा? कमीशन पे वो 20 करोड़ दे रही है तो 20 अपॉन प्रीमियम उसका आया 1,000, यानी कि यहाँ पे 20 अपॉन 1,000, 20 यहाँ पे कम है, ये रेशियो कम है, इसका मतलब वो ये रेशियो ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन शॉर्ट ये रेशियो कमीशन एक्सपेंस रेशियो ये बताता है कि कंपनी अपने प्रीमियम का कितना % कमीशन पे खर्च करती है, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैच्योरिटी बेनिफिट। तो जो मैच्योरिटी बेनिफिट होता है इसमें क्या लिखा है देखो, द फंड्स दैट आर पेएबल बाय द इंश्योरर इन द इवेंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द पॉलिसी टर्म। यानी कि जिस टाइम पीरियड के लिए आपने पॉलिसी ली हुई है, अगर उस टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में आपकी डेथ नहीं होती है तो उसके बाद, यानी कि आपका टर्म कंप्लीट हो गया लेकिन आप सरवाइव कर गए, तो अब आपको जो पैसे मिलेंगे वो होता है मैच्योरिटी बेनिफिट। यानी कि आपका टाइम पीरियड मैच्योर हो गया लेकिन आपकी डेथ नहीं हुई है, तो अब आपको जो भी बोनस के साथ में जो पैसा मिलेगा उसको हम बोलेंगे मैच्योरिटी बेनिफिट। ठीक है, नेक्स्ट है डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट क्या होता है कि जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए आपने पॉलिसी कराई है उसके इन बिटवीन अगर आपकी डेथ हो जाती है तो फिर आपको जो पैसा मिलता है उसको हम डेथ बेनिफिट कहते हैं। ठीक है, डेथ बेनिफिट टर्म इंश्योरेंस में होता है। सिंपल सी बात है कि आप उसी टर्म के ड्यूरेशन में अगर डेथ होती है तो आपको डेथ बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और जो मैच्योरिटी बेनिफिट होता है वो टर्म इंश्योरेंस में नहीं मिलता है, राइट, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का मतलब ही होता है कि उस टर्म के ड्यूरेशन में ही अगर आपकी डेथ होती है तो आपको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, राइट। अब है सर्वाइवल बेनिफिट। ये टर्म इंश्योरेंस में नहीं होता है। देखो इसमें क्या लिखा है, द पीरियोडिक फंड्स दैट आर पेएबल बाय द इंश्योरर ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द पॉलिसी टर्म इन द मेंशन फ्रीक्वेंसीज एंड कंडीशंस। यानी कि मान लो आप 30 ईयर्स आपकी एज है और आपने 60 ईयर्स तक के लिए मतलब
30 ईयर्स के लिए अगर आपने पॉलिसी ली है और उसमें ये मेंशन है कि आपको 15 ईयर्स तक जो है प्रीमियम भरना पड़ेगा। अब मान लो 15 साल हो गए हैं और आपने अपना सारा प्रीमियम भर दिया है, लेकिन आप फिर भी सर्वाइव कर गए हो, तो अब क्या होगा कि जो कंपनी होगी वो आपको एक प्रकार से रिवार्ड देती है, और इसको हम बोलेंगे सर्वाइवल बेनिफिट। ठीक है, ये जो वर्ड हमने पढ़ा है सर्वाइवल बेनिफिट, ये यही होता है कि जितने टाइम ड्यूरेशन की आपने पॉलिसी ली है उसमें जो भी टर्म्स में मेंशन है कि भाई आपको इतने साल तक का प्रीमियम भरना पड़ेगा, यानी कि इसमें 30 साल की पॉलिसी है, उसमें 15 साल आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। अगर आपने 15 साल तक प्रीमियम भर दिया, पूरा प्रीमियम भर दिया और आपकी डेथ नहीं हुई, आप सर्वाइव कर गए, तो अब आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है सिंगल प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंगल प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कोई पॉलिसी अगर आपने ली है और उसका जितना भी प्रीमियम होता है वो आप मंथली ना भर के लम सम जो भी पेमेंट बनता है वो एक ही बार में पे कर देते हो, तो उसको हम सिंगल प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और जो रेगुलर प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसका मतलब होता है जिस टाइम पीरियड में डिसाइडेड है कि भाई इतने टाइम तक आपको प्रीमियम भरना है। अभी मैंने बताया 30 साल की पॉलिसी है, बोला कि 15 साल तक आपको पर मंथ या 6 मंथ में या एनुअली जो भी होता है उसमें प्रीमियम भरना है, उस रेगुलर पीरियड पे भरना ही है। तो उसमें अगर आप भरते हैं, रेगुलर बेस पे अगर आप भरते हैं प्रीमियम को, तो उसको हम रेगुलर प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। हमारा पार्ट 2 इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी का, और पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, सो यू कैन वॉच दैट। इफ़ यू लाइक टू वॉच द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू थिंक दैट समवन इन नीड एंड उनको हेल्प हो सकती है, देन यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। ओके, जय श्री राम टू ऑल।